नमस्ते, मेरा नाम मैट है और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि एकदम शुरुआती होने के बावजूद आप एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन और कस्टमाइज करने के लिए हम एलिमेंटोर का इस्तेमाल करेंगे, जो वर्डप्रेस के लिए सबसे शक्तिशाली पेज बिल्डर है। यह हमें एक आसान विजुअल एडिटर के जरिए अपनी वेबसाइट के हर हिस्से को बनाने और कस्टमाइज करने की सुविधा देता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस पेज बिल्डर का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट के हर हिस्से को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, और हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। तो अगर ये वीडियो सच में आपकी पूरी वेबसाइट बनाने और डिजाइन करने के लिए एकमात्र वीडियो है जिसकी आपको जरूरत होगी, हम जिन सभी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे वे पूरी तरह से मुफ्त हैं। हम एक फ्री थीम, केवल फ्री प्लगइन्स और एलिमेंटोर का फ्री वर्जन इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी एकमात्र लागत होस्टिंग की होगी। मैं दिखाऊंगा कि बेहतरीन वर्डप्रेस होस्टिंग सिर्फ 3 माह से कम में कैसे पाएं। सबसे पहले हमें होस्टिंग लेनी है जो आपकी वेबसाइट फाइलों के लिए सर्वर पर जगह है, ताकि आपकी वेबसाइट 24/7 ऑनलाइन उपलब्ध रहे। हम आपका फ्री डोमेन भी क्लेम करेंगे जो आपकी वेबसाइट का इंटरनेट पर पता होता है। यहां वर्डप्रेस org की अनुशंसित होस्टिंग पेज पर आप देख सकते हैं कि केवल 3 ही आधिकारिक रूप से अनुशंसित प्रोवाइडर हैं। मैंने इन सभी को टेस्ट किया है और होस्टिंगर लगातार सबसे अच्छा वैल्यू देता है। यह तेज, भरोसेमंद और बाकी के मुकाबले काफी ज्यादा किफायती है। स्क्रीन पर दिए गए लिंक या डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक का इस्तेमाल करें ताकि आपको किसी भी होस्टिंग प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिल सके। आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। डील क्लेम करें। अब हमें एक होस्टिंग प्लान चुनना है। प्रीमियम प्लान में शुरू करने के लिए आपको हर चीज मिल जाती है, लेकिन अगर आप अपने काम का डेली बैकअप चाहते हैं ताकि किसी भी तरह का डेटा लॉस ना हो, तो मैं आपको बिजनेस प्लान में अपग्रेड करने की सलाह दूंगा। CDN यह भी सुनिश्चित करता है कि आपकी वेबसाइट दुनिया में कहीं भी आपके दर्शकों के लिए तेजी से लोड हो सके। जिस भी प्लान को आप पसंद करते हैं उसके लिए चूज प्लान पर क्लिक करें। अगला पेज जो आपके सामने आएगा वह आपका कार्ट होगा। यहां आपको अपनी रजिस्ट्रेशन की अवधि चुननी होगी। अगर आप कम से कम 12 महीने चुनते हैं तो आपको अपने ऑर्डर के साथ एक फ्री डोमेन मिलेगा। लेकिन सबसे बेहतर वैल्यू के लिए मैं 48 महीने का प्लान लेने की सलाह देता हूं। इससे आपको लंबे समय में सबसे ज्यादा पैसे की बचत होगी। ऑर्डर सारांश के दाईं ओर आप देखेंगे कि हमारे लिंक का उपयोग करने पर 10% की छूट अपने आप ऑन ऑर्डर पर लागू हो गई है। जब सब कुछ सही लगे तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अपनी ईमेल डालें और पासवर्ड बनाएं या फिर गूगल का इस्तेमाल करके साइन अप करें। अगले पेज पर जाएं, अपना बिलिंग पता दर्ज करें और भुगतान विवरण भरें ताकि चेकआउट पूरा हो सके। आपको यह भुगतान पुष्टि मिल जाएगी और आप या तो गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक कर सकते हैं या काउंटडाउन खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं। होस्टिंगर ऑनबोर्डिंग शुरू करेगा। पहले पेज पर जवाब देकर नेक्स्ट दबाएं। क्या आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या माइग्रेट करना चाहते हैं? क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। आप अपनी वेबसाइट कैसे बनाना चाहते हैं? सुनिश्चित करें कि आप वर्डप्रेस चुनें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको अपने वर्डप्रेस अकाउंट के लिए लॉगिन डिटेल्स बनानी होंगी। ये उन होस्टिंगर अकाउंट क्रेडेंशियल्स से अलग है जो आपने पहले बनाए थे। इन्हीं डिटेल्स का उपयोग आप बाद में अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए करेंगे। आप देखेंगे कि मेरा ब्राउजर पहले से ही इसे प्रीफिल कर चुका है क्योंकि मैंने पहले अपना पासवर्ड सेव किया था और ये अभी भी इसे होस्टिंगर समझ रहा है, लेकिन हमें यहां अलग क्रेडेंशियल्स बनाने होंगे। मैं सलाह दूंगा कि इस पासवर्ड को लास्ट पास जैसे पासवर्ड मैनेजर में सेव कर लें ताकि आप इसे कभी न खोएं। जब आप तैयार हो तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां जब आपसे पूछा जाए कि आप अपनी साइट कैसे बनाना चाहेंगे, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि डिजाइन प्रक्रिया को जल्दी शुरू करने के लिए बेहतरीन टेम्पलेट्स कैसे प्राप्त करें। ब्लैंक साइट बनाएं। अब अगर आपने कम से कम 12 महीनों के लिए कोई प्लान खरीदा है तो आपको एक फ्री डोमेन क्लेम करने का मौका मिलेगा। मैं .com डोमेन लेने की सलाह देता हूं। .com डोमेन क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और सब जगह पहचाना जाता है। मैं पोर्टलैंड के एक कॉफी शॉप के लिए वेबसाइट बना रहा हूं, तो मैं दी बेस्ट कॉफी इन पोर्टलैंड.com सर्च करूंगा। होस्टिंगर दिखाता है कि यह उपलब्ध है और 1 साल के लिए फ्री है। आइए इसे चुनने के लिए उस पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले चरण में आपसे डोमेन रजिस्टर करने के लिए कुछ व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी। आगे बढ़ें और दिए गए निर्देशों का पालन करें। जानकारी सबमिट करते ही आपको फिनिशिंग योर डोमेन रजिस्ट्रेशन लोडिंग विंडो दिखेगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका लक्षित दर्शक समूह कहां स्थित है। अगर आपने ऐसा प्लान चुना है जिसमें CDN शामिल है तो यह उतना मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपने प्रीमियम प्लान चुना है तो यह महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर मैं सलाह देता हूं कि अपने दर्शकों के सबसे नजदीक का डेटा सेंटर चुनें, जिससे आपकी वेबसाइट उन लोगों के लिए सबसे तेज लोड होगी।
तो मैं सूची में स्क्रॉल करूंगा और यूनाइटेड स्टेट्स एरिजोना को चुनूंगा क्योंकि वह पोर्टलैंड ऑरेगन के सबसे करीब है, और हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब होस्टिंगर आपके लिए आपकी वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो आप इंतजार करते हुए कॉफी या पानी पीने के लिए जा सकते हैं। जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा तो आप वर्डप्रेस एडमिन पैनल में पहुंच जाएंगे। वर्डप्रेस में आपका स्वागत है, और इससे आगे बढ़ने से पहले, डिजाइन का कोई भी काम शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। साइन अप प्रक्रिया के दौरान होस्टिंगर ने आपको कुछ ईमेल भेजे थे। आइए उन्हें अपने इनबॉक्स में ढूंढते हैं। होस्टिंगर द्वारा भेजा गया पहला ईमेल आपके ईमेल पते को सत्यापित करने के लिए है। इसे खोलें और वेरीफाई ईमेल बटन पर क्लिक करें। जब आप होस्टिंगर के एच पैनल में पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका खाता सत्यापित हो गया है। आइए इस टैब को बंद कर देते हैं और फिर दूसरा ईमेल ढूंढते हैं। यहां होस्टिंगर की ओर से एक और ईमेल है जिसमें डोमेन का उपयोग करने के लिए हमें अपना ईमेल पता सत्यापित करने के लिए कहा गया है। यह वाला महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप अपने डोमेन के लिए ईमेल सत्यापित नहीं करते हैं तो होस्टिंगर आपका डोमेन नाम निष्क्रिय कर सकता है। आगे बढ़ें और वेरीफाई ईमेल बटन पर क्लिक करें और आपको पुष्टि मिल जाएगी कि आपका ईमेल सत्यापित हो गया है। अब मैं आपको आपके वर्डप्रेस एडमिन पैनल तक पहुंचने के 2 तरीके दिखाऊंगा। आप हमेशा होस्टिंगर में लॉग इन कर सकते हैं, फिर अपनी वेबसाइट ढूंढें और वर्डप्रेस एडमिन पर क्लिक करें। ये एक तरीका है। मैं अब इन टैब्स को बंद कर देता हूं। अब एक और तरीका है, और वास्तव में मुझे यही तरीका ज्यादा पसंद है। अगर आप एक नया टैब खोलें और अपने डोमेन नाम को एड्रेस बार में डालें, फिर WP एडमिन टाइप करें और उस पते पर जाएं। यह आपको आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ले जाएगा। मैं पहले से ही प्रमाणित हूं, इसलिए यह मुझे सीधे पेज पर ले गया। लेकिन अगर आप पहले से लॉग इन नहीं हैं तो आपको पहले एक लॉग इन स्क्रीन दिखाई देगी। मैं इस टैब को बंद कर देता हूं। अब जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है तो अगला कदम वेबसाइट को प्रोफेशनल लुक देना है। इसके लिए हमें एक थीम और टेम्पलेट चुनना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए अपने डैशबोर्ड को साफ कर लेते हैं ताकि हम एक बिल्कुल साफ सुथरे माहौल से शुरुआत कर सकें। बाईं ओर डैशबोर्ड पर क्लिक करें और फिर इन पॉपअप्स को हटाने के लिए X पर क्लिक करें। ऊपर स्क्रीन ऑप्शंस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर इन सभी स्क्रीन एलिमेंट्स को अनचेक कर दें। अब आपके पास एक साफ सुथरा डैशबोर्ड है और आप बाद में अपनी पसंद के किसी भी मॉड्यूल को डैशबोर्ड में वापस जोड़ सकते हैं। अब बाईं ओर प्लगइन्स पर क्लिक करें। यह आपको उन सभी प्लगइन्स की सूची दिखाएगा जो डिफॉल्ट रूप से इंस्टॉल किए गए थे। वर्डप्रेस के लिए एक प्लगइन आपके स्मार्टफोन पर ऐप की तरह होता है। ये आपकी वेबसाइट में वह कार्यक्षमता जोड़ता है जो पहले से मौजूद नहीं होती। होस्टिंगर डिफॉल्ट रूप से कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करता है और इनमें से कुछ बाद में हम जिन टूल्स का उपयोग करेंगे उनके साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो चलिए हम जो भी चीजें जरूरी नहीं हैं उन्हें डीएक्टिवेट और हटा देते हैं। प्लगइन सूची के ऊपर बाईं ओर सभी को चुनने के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करें। फिर उसके ऊपर वाले बल्क एक्शंस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और डीएक्टिवेट पर क्लिक करें। फिर अप्लाई पर क्लिक करें। ये सभी प्लगइन्स को एक साथ डीएक्टिवेट कर देगा। अब होस्टिंगर लेबल वाले किसी भी प्लगइन के बगल में बॉक्स को चेक करें। हम लाइट स्पीड कैश को छोड़ देंगे क्योंकि हम इसे बाद में वास्तव में इस्तेमाल करेंगे। हम बस अभी इसे सक्रिय नहीं करना चाहते। फिर से ऊपर जाएं, बल्क एक्शंस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, फिर डिलीट पर क्लिक करें और फिर अप्लाई पर क्लिक करें। इनको डिलीट करने की पुष्टि के लिए ओके पर क्लिक करें। अब जब हमने वर्डप्रेस को पूरी तरह से साफ कर लिया है तो चलिए अपना थीम इंस्टॉल करते हैं। एक थीम आपकी वेबसाइट के कुल डिजाइन और संरचना को नियंत्रित करती है, जबकि टेम्पलेट्स आपको पहले से डिजाइन किए गए पेजों के साथ एक पेशेवर शुरुआत देते हैं। यह आपको डिजाइन के काम में घंटों की बचत करेगा। हम एस्ट्रा इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जो सबसे लोकप्रिय वर्डप्रेस थीम्स में से एक है। यह हल्का, तेज है और हमारे पेज बिल्डर एलिमेंटर के साथ पूरी तरह से काम करता है, जिसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। बाईं ओर अपीयरेंस पर क्लिक करें, फिर ऊपर ऐड थीम बटन पर क्लिक करें। एस्ट्रा आपके लिए तुरंत दिख सकता है, लेकिन अगर नहीं दिखता तो ऊपर दाईं ओर सर्च बार में जाकर एस्ट्रा सर्च करें। यह पहले स्थान पर लोड होना चाहिए। जब आपको यह मिल जाए तो इंस्टॉल पर क्लिक करें। बटन अब एक्टिवेट में बदल जाएगा। आगे बढ़ें और उस पर क्लिक करें। आपको एक पुष्टिकरण बैनर मिलेगा जिसमें लिखा होगा थैंक यू फॉर चूजिंग एस्ट्रा। आप ऊपर दाईं ओर X पर क्लिक करके इसे बंद कर सकते हैं। अब हम स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो हमें सैकड़ों प्रोफेशनल टेम्पलेट्स तक पहुंच देता है, और एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है जिसे हम सब कुछ कस्टमाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर से बाईं ओर प्लगइन्स पर क्लिक करें, फिर ऊपर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें।
और फिर ऊपर दाईं ओर सर्च बार में स्टार्टर टेम्पलेट सर्च करें। सर्च लोड हो जाएगा और आपको ये वाला मिलना चाहिए, स्टार्टर टेम्पलेट्स बाय ब्रेनस्टॉर्म फोर्स। इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करें। फिर जब बटन बदल जाए तो एक्टिवेट पर क्लिक करें। जब यह एक्टिवेट हो जाए तो स्टार्टर टेम्पलेट्स के लिए ऑनबोर्डिंग वर्कफ्लो अपने आप लोड हो जाएगा। ऊपर दाईं ओर जाएं और ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके एडिटर को एलिमेंटर में बदलें। अगर आपको इस ड्रॉप डाउन में एलिमेंटर एक विकल्प के रूप में नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे एक्टिवेट करें। हम वापस अपने डैशबोर्ड पर लौटेंगे। बाईं ओर सेटिंग्स पर क्लिक करें और फिर नीचे तक स्क्रॉल करें। वहां स्टार्टर टेम्पलेट्स के लिए एक मेनू आइटम होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्टार्टर टेम्पलेट्स में डिसेबल एलिमेंटर पेज बिल्डर टेम्पलेट्स का विकल्प अनचेक्ड है। फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। स्टार्टर टेम्पलेट्स को फिर से खोलने के लिए वापस प्लगइन्स पर जाएं और फिर स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंतर्गत गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। और अगर पहले एलिमेंटर नहीं दिख रहा था तो अब ड्रॉप डाउन में यह आपके लिए दिखाई देना चाहिए। आगे बढ़ें और इसे चुनें। यहां आप सैकड़ों पेशेवर रूप से डिजाइन किए गए टेम्पलेट्स को ब्राउज कर सकते हैं। अपना समय लें और ऐसा टेम्पलेट चुनें जो आपके उद्योग या शैली से मेल खाता हो। आप बाद में सब कुछ कस्टमाइज कर सकेंगे। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं कि कुछ टेम्पलेट्स पर यह पीला प्रीमियम टैग लगा हुआ है। प्रीमियम टेम्पलेट्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बाकी सभी टेम्पलेट्स जिन पर प्रीमियम टैग नहीं है वे इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त हैं। ऊपर आप कीवर्ड्स का उपयोग करके टेम्पलेट खोज सकते हैं या आप इन ड्रॉप डाउन में से किसी एक पर क्लिक करके कोई श्रेणी चुन सकते हैं। मेरी कॉफी शॉप के लिए चलिए देखते हैं कि रेस्टोरेंट श्रेणी के अंतर्गत कुछ है या नहीं। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं यहां बहुत सारे प्रीमियम विकल्प हैं। कॉफी शॉप के लिए एक शुरुआत के तौर पर मुझे वास्तव में यहां दाईं ओर वाला ये प्रीमियम टेम्पलेट बहुत पसंद आया। लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या हमें कोई मुफ्त टेम्पलेट मिल सकता है। ये रहा। बाईं ओर एक टेम्पलेट है जिसका नाम है कॉफी हाउस। आइए इसे खोलने के लिए क्लिक करें और देखें। यहां आप स्क्रॉल करके पूरा डिजाइन देख सकते हैं। आप अलग अलग पेजों पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि देख सकें वे कैसे दिखते हैं। पसंदीदा टेम्पलेट खोलने के बाद आप बाईं ओर से कस्टमाइज करना शुरू करें, जैसे अपनी साइट का लोगो जोड़ना। लोगो ना होने पर भी कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इसे कैसे जोड़ना है। आप अपने फ़ॉन्ट पेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, अलग अलग विकल्पों को आजमा सकते हैं जब तक आपको पसंद ना आ जाए। मुझे वास्तव में डिफ़ॉल्ट सेटिंग पसंद है तो मैं वही रखूंगा। और फिर आप कलर पैलेट्स में से भी अपनी पसंद का कोई चुन सकते हैं। आप देखेंगे कि बटन और यहां तक कि इमेज ओवरले भी रंग बदलते हैं। कॉफी शॉप के लिए मैं गर्म रंग चाहता हूं ताकि वह एहसास दिखा सके जो कॉफी मुझे देती है, तो मैं यह पीला विकल्प चुनूंगा। फिर से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि ये बदलाव पूरे पेज पर कैसे दिखते हैं। मुझे अब तक इसका लुक काफी पसंद आ रहा है। जब आपको सब कुछ अपने हिसाब से सही लगे तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको अपनी साइट में शामिल करने के लिए फीचर्स चुनने होंगे। मैं एसईओ और सर्च विजिबिलिटी फीचर चुनने की सलाह देता हूं क्योंकि यह आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन में दिखाने में मदद कर सकता है। नीचे आप देख सकते हैं कि इस टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए हमारे लिए कई प्लगइन्स अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे जिनमें एलिमेंटर भी शामिल है। जिन फीचर्स को आप चुनना चाहते हैं उन्हें चुनने के बाद आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। यह कहेगा ठीक है, बस एक आखिरी कदम, और आपसे थोड़ी सी व्यक्तिगत जानकारी मांगेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आपको यह सर्वे भरने की जरूरत नहीं है। बस उस चेकबॉक्स पर क्लिक करें जिसमें लिखा है मैं समझता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक करें। स्टार्टर टेम्पलेट्स आगे बढ़कर आपकी वेबसाइट डिजाइन तैयार कर देंगे। और फिर से इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है कॉफी ब्रेक लेने का। जब यह पूरा हो जाएगा तो आपको एक मजेदार कन्फेटी एनिमेशन दिखाई देगा और फिर आप अपनी वेबसाइट देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं। यह एक नया टैब खोलेगा जहां आप अपनी नई वेबसाइट देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हमारा टेम्पलेट लोड हो चुका है और हमारी वेबसाइट में पहले से ही संरचना और कंटेंट है, और आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि यह कैसा बना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एलिमेंटर पेज बिल्डर तक कैसे पहुंचा जाए। यहीं पर असली जादू होता है और यहीं आप अपनी साइट को कस्टमाइज करने में ज्यादातर समय बिताएंगे। एलिमेंटर पेज एडिटर खोलने के लिए टॉप टूल बार में एडिट विद एलिमेंटर बटन पर क्लिक करें। और अब हम एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर हैं। अब कस्टमाइजिंग शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि एलिमेंटर कैसे काम करता है। एक बार जब आप बुनियादी बातें समझ लेंगे तो आप अपनी कल्पना के अनुसार कुछ भी बना सकेंगे। शुरुआत करने के लिए आइए दाईं ओर खुले स्ट्रक्चर पैनल को देखें। यहां आप पेज की संरचना देख सकते हैं। अगर मैं सबसे ऊपर वाले इस कंटेनर आइटम पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि पेज का यह पहला बड़ा सेक्शन गुलाबी रंग में हाईलाइट हो जाता है। यह कंटेनर है।
इसमें वे सभी एलिमेंट्स शामिल हैं जो इसके अंदर हैं, जिन्हें आप देखेंगे कि जैसे ही मैं उन पर होवर करता हूं वे गुलाबी हो जाते हैं। या अगर मैं स्ट्रक्चर पैनल में दाईं ओर वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करता हूं तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर एक और कंटेनर है, और आप देख सकते हैं कि इस बार वह ग्रे रंग में हाईलाइट हो जाता है। और अगर मैं उस एरो पर क्लिक करके उसे खोलता हूं तो यहां हम व्यक्तिगत एलिमेंट्स देख सकते हैं और उन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चीजों को पुनः व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप यह स्ट्रक्चर पैनल से कर सकते हैं। आप बस उन्हें क्लिक करके खींच सकते हैं और दूसरी जगह रख सकते हैं और फिर वे लाइव पेज में अपडेट हो जाएंगे। स्ट्रक्चर पैनल में हर एलिमेंट और कंटेनर के दाईं ओर एक आइकॉन भी होता है। आप आइकॉन पर क्लिक करके किसी एलिमेंट को बिना डिलीट किए छुपा सकते हैं और फिर से आइकॉन पर क्लिक करके उसे वापस ला सकते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है ये देखने का कि अगर आप किसी एलिमेंट को पेज से हटा दें तो वह कैसा दिखेगा बिना उसे डिलीट किए। जिस तरह आप स्ट्रक्चर पैनल का इस्तेमाल करके पेज पर एलिमेंट्स को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं, उसी तरह आप पेज पर कंटेनर्स को भी पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। बस उन्हें क्लिक करें और खींचकर नई जगह पर ले जाएं। मैं इसे वापस इसकी जगह पर रख देता हूं। आप स्ट्रक्चर पैनल को ऊपर दाईं ओर बने X बटन से बंद कर सकते हैं। अगर कभी भी आप स्ट्रक्चर पैनल को फिर से देखना चाहें तो मैक पर कमांड आई या विंडोज पर कंट्रोल आई दबाएं। तो संक्षेप में आपके पेज कंटेनर्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये ऐसे बॉक्स होते हैं जो आपकी सामग्री को रखते हैं। इन कंटेनर्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो असली कंटेंट के हिस्से होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और बटन। अब अगर आप पेज में एक नया सेक्शन जोड़ना चाहें तो क्या करें? आइए नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि कहां एक सेक्शन जोड़ना अच्छा रहेगा। अगर आप किसी सेक्शन पर होवर करेंगे तो कंटेनर पर एक गुलाबी टैब दिखाई देगा। आप उस पर प्लस बटन क्लिक कर सकते हैं और फिर से प्लस पर क्लिक करके अपने नए कंटेनर के लिए लेआउट चुन सकते हैं। आइए एक फ्लेक्स बॉक्स चुनते हैं और यह पहला विकल्प लेते हैं। आप इस कंटेनर को पेज पर किसी नए स्थान पर ले जा सकते हैं। बस गुलाबी टैब में दिए गए 6 डॉट्स पर क्लिक करें और उसे खींचकर नई जगह पर छोड़ दें। आप कंटेनर को डिलीट करने के लिए गुलाबी कंटेनर टैब पर X बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि पेज कंटेनर और एलिमेंट्स से कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो चलिए अब आपकी वेबसाइट के कंटेंट को कस्टमाइज करना शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि टेक्स्ट, बटन, इमेज और बैकग्राउंड को कैसे एडिट किया जाता है। अब हम उन मुख्य एलिमेंट्स को देखेंगे जिनके साथ आप अपनी वेबसाइट पर काम करेंगे। ये हर पेज के निर्माण खंड हैं। चलिए टेक्स्ट और हेडिंग्स से शुरू करते हैं। टेक्स्ट और हेडिंग्स शायद वे चीजें हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा एडिट करेंगे। किसी भी टेक्स्ट एलिमेंट पर क्लिक करें और आपको बाईं ओर 3 टैब दिखाई देंगे: कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड। कंटेंट के तहत आप इसमें लिखा हुआ बदल सकते हैं। स्टाइल के तहत आप इसका लुक कंट्रोल करते हैं: फॉन्ट्स, साइज, रंग और स्पेसिंग। चलिए इस हेडर को अपडेट करते हैं। कंटेंट टैब के तहत हम टाइटल के लिए टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे और हेडर को अपनी ब्रांड के लिए अधिक प्रासंगिक किसी चीज में बदलेंगे, शायद कुछ ऐसा जैसे पोर्टलैंड की सबसे बेहतरीन कॉफी। आप देख सकते हैं कि यहां एक HTML टैग है जो H1 कहता है। H1 एक पेज का मुख्य हेडर होता है। यह केवल एक बार ही दिखना चाहिए और यह सर्च इंजन को यह बताने में मदद करता है कि वेब पेज का उद्देश्य क्या है। अब चलिए अपने हेडर का स्टाइल अपडेट करते हैं। हम स्टाइल टैब पे क्लिक करेंगे और मैं चाहता हूं कि यह टाइटल एक ही लाइन में दिखाई दे, तो हम टाइपोग्राफी के बगल में पेंसिल पे क्लिक करेंगे। अब मैं साइज स्लाइडर को क्लिक करके ड्रैग करूंगा जब तक कि यह एक ही लाइन में ना आ जाए। आप फॉन्ट का वेट भी बदल सकते हैं जिससे वह पतला या मोटा दिख सकता है। आइए इसे बोल्ड पर सेट करते हैं। नीचे और भी टाइपोग्राफी पैरामीटर हैं, लेकिन मुझे यह हेडर जैसा दिख रहा है वह पसंद है, इसलिए अभी के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट पेज से थोड़ा और उभर कर दिखे तो आप टेक्स्ट शैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए पेंसिल पर क्लिक करें और थोड़ा सा शैडो जोड़ें। सबसे पहले हमें शैडो का रंग सेट करना होगा। अभी यह बहुत ही हल्के ग्रे रंग पर सेट है और जैसे ही मैं स्लाइडर को बाएं से दाएं खींचता हूं, आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के पीछे हल्की सी डार्कनेस आ रही है। ऐसे स्लाइडर के साथ मुझे लगता है कि इसे आगे पीछे खींचना फायदेमंद होता है जब तक कि आपको कोई ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जो अच्छा लगे, जैसे शायद यहीं कहीं। इसके बाद आप शैडो में ब्लर की मात्रा को एडजस्ट कर सकते हैं। स्लाइडर को दाईं ओर खींचने से यह बहुत ज्यादा ब्लरी हो जाता है, जैसे कि यह थोड़ा पतला हो जाता है। इसे बाईं ओर खींचने से यह और ज्यादा स्पष्ट और तेज दिखता है। यहीं कहीं यह काफी अच्छा लग रहा है, खासकर इस टाइटल के लिए लगभग 33 पर। आप क्षैतिज स्थिति को भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी बाएं से दाएं। मैं इसे सेंटर करने के लिए 0 टाइप करूंगा और साथ ही वर्टिकल पोजीशन भी, और फिर से मैं इसे 0 से रीसेंटर कर दूंगा। और जाहिर है आप अपने हेडर टेक्स्ट का रंग भी बदलना चाहेंगे। आप ये टेक्स्ट कलर के बगल में दिए गए कलर सेलेक्टर पर क्लिक करके कर सकते हैं।
आप यहाँ इस पिकर से मैन्युअली कोई रंग चुन सकते हैं या फिर कलर सैम्पलर टूल का इस्तेमाल करके पेज पर कहीं और से कोई रंग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए शायद ये लकड़ी जैसा रंग, यह लकड़ी जैसा रंग अच्छा है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा हल्का कर देते हैं। ऐसा कुछ दिखने में काफी अच्छा लगता है। कंटेंट टैब का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को अपडेट करने के अलावा आप सीधे किसी भी टेक्स्ट एलिमेंट पर क्लिक करके बॉक्स के अंदर टाइप भी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप वर्ड प्रोसेसर में करते हैं। अब चलिए बटन एडिट करते हैं। बटन ही वह तरीका है जिनसे विजिटर आपकी साइट पर नेविगेट करते हैं और कोई एक्शन लेते हैं। आप टेक्स्ट बदल सकते हैं, अन्य पेजों के लिए लिंक जोड़ सकते हैं, रंगों को कस्टमाइज कर सकते हैं और यहां तक कि उन्हें और इंटरेक्टिव बनाने के लिए होवर इफेक्ट्स भी जोड़ सकते हैं। चलिए शुरू करने के लिए इस बटन पर क्लिक करते हैं। बिल्कुल टेक्स्ट एडिट पैनल की तरह हमारे पास एक कंटेंट, एक स्टाइल और एक एडवांस्ड टैब है। सबसे पहले आप अपने बटन का प्रकार अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टैंडर्ड बटन टाइप्स कैसे दिखते हैं। डिफॉल्ट पीला रंग ही रखेंगे। आप बटन टेक्स्ट को कंटेंट टैब के टेक्स्ट फील्ड से एडिट कर सकते हैं। आइए इसे CR मेन्यू कर देते हैं। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि जब लोग इस बटन पर क्लिक करें तो यह वास्तव में कहीं लिंक हो। इसके लिए हम नीचे दिए गए लिंक फील्ड का उपयोग करेंगे। इसमें जो भी लिखा है उसे डिलीट कर दें और फिर हम इसे अपने मेन्यू से लिंक करना चाहेंगे, तो हम बस मेन्यू टाइप करेंगे ताकि वेबसाइट पर मौजूद पेजों में से मेन्यू को सर्च कर सकें। और यहाँ मेन्यू पेज दिखाई दे रहा है तो हम बस उस पर क्लिक करेंगे और एलिमेंटर अपने आप उस मेन्यू पेज का URL ले लेता है। अगर आप इंटरनेट पर किसी अन्य साइट जैसे किसी बाहरी पेज से लिंक करना चाहते हैं तो आप बस उस पेज का URL इस फील्ड में पेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी बटन में आइकन भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए इस छोटे से सर्कल पर क्लिक करें जो आइकॉन लाइब्रेरी के लिए है। यह आपको फॉन्ट ऑसम आइकॉन लाइब्रेरी तक पहुंच देता है। अब जब हमारा बटन वही कह रहा है जो हम चाहते हैं और जहां हम चाहते हैं वहां लिंक कर रहा है, तो चलिए इसे स्टाइल करते हैं। मैं हमारे बटन के टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहूंगा ताकि यह और भी स्पष्ट दिखे। ऐसा करने के लिए टाइपोग्राफी के बगल में पेंसिल आइकन पर क्लिक करें, फिर फॉन्ट वेट बदलें। यह 600 सेमी बोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक चीज जो बटन को दिलचस्प बनाती है वह यह है कि उनके पास एक सामान्य स्थिति और एक होवर स्थिति होती है। यानी जब आप बटन पर होवर करते हैं तो उसकी उपस्थिति थोड़ी बदल जाती है। हमारे मामले में यह बटन थोड़ा हल्का पीला हो जाता है। यह आपके दर्शकों को यह समझाने के लिए है कि बटन क्लिक करने योग्य है। जब आपका बटन होवर किया जा रहा हो तब उसकी उपस्थिति को अपडेट करने के लिए आप होवर टैब पर स्विच कर सकते हैं और आप इन पैरामीटर्स को सामान्य स्थिति से अलग अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम चाहें तो होवर स्टेट को नारंगी रंग में सेट कर सकते हैं। आप ट्रांजिशन की अवधि भी सेट कर सकते हैं, यानी होवर स्टेट में बदलने में कितना समय लगेगा, और आप होवर एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि हम चाहें कि बटन होवर करते समय थोड़ा सा बड़ा हो जाए। काफी अच्छा है। अब जब हमारे पास एक अच्छा दिखने वाला आकर्षक और कार्यात्मक बटन है तो चलिए इमेज एडिट करते हैं। आप दो अलग अलग प्रकार की इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। एक होती हैं बैकग्राउंड इमेजेस जो आपके कंटेंट के पीछे कंटेनर में रहती हैं, जैसे कि यहां हमारे हीरो सेक्शन में। और कुछ कंटेंट इमेजेस भी होती हैं जैसे कि ये वाली यहां। किसी इमेज को बदलने के लिए बस उस प्लेस होल्डर इमेज पर क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं, और फिर ठीक वैसे ही जैसे टेक्स्ट और बटन के लिए हमारे पास बाईं ओर एडिट इमेज पैनल में कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड टैब्स होते हैं। इमेज बदलने के लिए चूज इमेज सेक्शन में जाइए और वहां दिख रहे चूज इमेज बटन पर क्लिक करें। यहां आप अपनी खुद की फाइलें अपलोड कर सकते हैं या अपनी मौजूदा मीडिया लाइब्रेरी से फाइलें ले सकते हैं। ये वे फाइलें हैं जो पहले से ही आपकी वेबसाइट पर मौजूद हैं, या फिर आप स्टॉक लाइब्रेरी से मुफ्त इमेजेस भी खोज सकते हैं। आइए एस्प्रेसो की एक इमेज खोजते हैं। मुझे यहां वाली इमेज का लुक वाकई पसंद आया। स्टॉक लाइब्रेरी से इमेज जोड़ने के लिए बस इंसर्ट पर क्लिक करें और बस इसी तरह हमारी इमेज बदल गई है। अब ये काफी जगह घेर रही है तो चलिए अपनी स्टाइल अपडेट करते हैं। एडिट इमेज के तहत स्टाइल टैब पर जाइए और यहां हम अलाइनमेंट, साइज और इमेज के अन्य सभी पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इमेज विड्थ स्लाइडर को ड्रैग करके चौड़ाई एडजस्ट करने से शुरू करते हैं। अब आप देखेंगे कि चौड़ाई के पास एक छोटा सा आइकन है जिस पर डेस्कटॉप लिखा है। अगर आप डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करके उसे मोबाइल में बदलते हैं तो आप पेज का मोबाइल वर्जन देख सकते हैं और फिर सिर्फ मोबाइल डिजाइन के लिए चौड़ाई एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए वापस डेस्कटॉप पर स्विच करते हैं। हम इमेज की ऊंचाई को भी अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए मैं अपने कीबोर्ड पर कमांड जी दबाकर इस बदलाव को कुछ बार अंडू कर देता हूं। ध्यान दें कि जब हम चौड़ाई और ऊंचाई एडजस्ट करते हैं तो वास्तव में हम दो अलग अलग प्रकार के पैरामीटर्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं।
चौड़ाई को प्रतिशत के हिसाब से सेट किया जाता है, यानी यह पेज के उस हिस्से का प्रतिशत है जिसे वह घेरता है, या इस मामले में उस सेक्शन का प्रतिशत जिसमें यह है। px पिक्सल को दर्शाता है और यह एक अधिक निश्चित मान होता है। आप em, rem और vh के द्वारा भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े एडवांस्ड हैं, इसलिए मैं आज इन्हें कवर नहीं करूंगा। फिर भी इन्हें जानना वाकई फायदेमंद है, तो मैं सलाह दूंगा कि जब भी मौका मिले इन्हें गूगल जरूर करें। ये वाकई में आपकी वर्डप्रेस डिजाइन क्षमताओं को एक नया स्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक कंटेंट इमेज को अपडेट कर लिया है, लेकिन अगर हमें अपने हीरो सेक्शन में इस तरह की बैकग्राउंड इमेज को अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें कंटेनर को सिलेक्ट करना होगा। कई बार आप बस कंटेनर पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस खास कंटेनर के लिए यह इतना आसान नहीं है। तो अगर ये तरीका काम नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं और हम क्या एडिट कर सकते हैं, उसे कैसे अपडेट करें? हमारे बाईं साइड पैनल में आप एडिट कंटेनर टैब पर 6 डॉट्स पर क्लिक कर सकते हैं और इससे कंटेनर एडिट मेन्यू खुल जाएगा। और यहाँ आपके पास अलग अलग टैब्स हैं। आपके पास लेआउट, स्टाइल और एडवांस्ड टैब्स हैं। हम बैकग्राउंड इमेज को स्टाइल टैब के तहत अपडेट करेंगे, जो पहले से ही हमारे लिए सिलेक्टेड है। यहाँ आप अपनी बैकग्राउंड टाइप को क्लासिक, ग्रेडियंट, वीडियो या स्लाइड शो में बदल सकते हैं। इनमें से किसी एक को चुनने से डिस्प्ले होने वाली चीज बदल जाएगी। अभी हमारे बैकग्राउंड के लिए एक इमेज लगी हुई है, तो हम इमेज पर होवर करके और चूज इमेज सिलेक्ट करके इसे बदल सकते हैं। अब मैं इस हीरो सेक्शन के लिए अपनी असली कॉफी शॉप की फाइल अपलोड करना चाहता हूं, तो चलिए अपलोड फाइल्स टैब पर चलते हैं और सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करते हैं। फिर हम अपनी कॉफी शॉप की इमेज सिलेक्ट करेंगे। इमेज हमारी मीडिया लाइब्रेरी में जुड़ जाती है। आप इसे बाईं ओर पहले स्थान पर सिलेक्टेड देख सकते हैं और फाइल का नाम हमारे टाइटल और ऑल्ट टेक्स्ट के रूप में जोड़ दिया गया है। अब एसईओ के लिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी इमेजेस के टाइटल और ऑल्ट टेक्स्ट फील्ड्स में कुछ वर्णनात्मक भरा हुआ हो। तो चलिए टाइटल रखते हैं हमारी खूबसूरत कॉफी शॉप। ऑल्ट टेक्स्ट वह होता है जो आपकी इमेज किसी कारणवश पेज पर लोड न होने पर दिखाई देता है। और ऑल्ट टेक्स्ट बनाते समय कुछ बेहतरीन प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। इसके बारे में और जानने के लिए मैं सलाह देता हूं कि आप यहां इस नीले लिंक पर क्लिक करें जिस पर लिखा है लर्न हाउ टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द इमेज। यह आपको इस पेज पर ले जाएगा जिसका शीर्षक है एन ऑल्ट डिसीजन ट्री। आपकी साइट पर दिखाई देने वाली किसी भी इमेज के लिए आप इस डिसीजन ट्री का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि आपको ALT टेक्स्ट की आवश्यकता है या नहीं, और अगर जरूरत है तो आपके ऑल्ट टेक्स्ट के लिए सबसे अच्छा क्या लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए यहां निर्णय वृक्ष का पालन करते हुए हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं। क्या यह छवि वर्तमान पृष्ठ या संदर्भ में कोई अर्थ जोड़ती है? और इसका सबसे अच्छा उत्तर है हाँ, यह एक साधारण ग्राफिक या फोटोग्राफ है। तो इसमें कहा गया है कि छवि का संक्षिप्त विवरण ऑल्ट एट्रीब्यूट में इस तरह से दें कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। इस टैब को बंद करते हुए हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, जब आप पूरा कर लें तो सिलेक्ट पर क्लिक करें और अब हमारे हीरो सेक्शन के लिए हमारी कॉफी शॉप की खूबसूरत छवि लोड हो गई है। बहुत बढ़िया। अब आप जानते हैं कि व्यक्तिगत एलिमेंट्स को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, लेकिन पेशेवर दिखने वाले लेआउट बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स के बीच की स्पेसिंग को भी नियंत्रित करना होगा और यह समझना होगा कि अलग अलग कॉलम संरचनाएं कैसे बनाई जाती हैं। सही स्पेसिंग ही शौकिया वेबसाइट्स को पेशेवर वेबसाइट्स से अलग करती है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि स्पेसिंग को कैसे नियंत्रित करें और कस्टम लेआउट्स कैसे बनाएं। मार्जिन और पैडिंग दोनों ही स्पेस जोड़ते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। इसे ऐसे सोचें जैसे आपकी दीवार पर एक तस्वीर टंगी हो। तस्वीर खुद आपका कंटेंट है। यही वह चीज है जिसे लोग वास्तव में देखना चाहते हैं। पैडिंग फ्रेम के अंदर की जगह होती है। यह आपकी तस्वीर और लकड़ी के फ्रेम के बीच की मैटिंग या बॉर्डर एरिया है। यह आपके कंटेंट को अंदर की ओर धकेलता है, जिससे एलिमेंट की बॉर्डर के भीतर सांस लेने की जगह बनती है। मार्जिन फ्रेम के बाहर की जगह होती है। यह आपके तस्वीर के फ्रेम और दीवार के बीच का अंतर है या इस फ्रेम और उसके बगल के अन्य फ्रेम्स के बीच की जगह है। यह पूरे एलिमेंट को बाहर की ओर धकेलता है, जिससे अन्य एलिमेंट्स से दूरी बनती है। तो यहां मुख्य अंतर है। पैडिंग आपके कंटेंट के चारों ओर एलिमेंट के भीतर की जगह को प्रभावित करता है, जबकि मार्जिन अलग अलग एलिमेंट्स के बीच एलिमेंट के चारों ओर की जगह को प्रभावित करता है। तो जब आप पैडिंग जोड़ते हैं तो आप अपने बॉक्स के अंदरूनी हिस्से को बड़ा बना रहे होते हैं। जब आप मार्जिन जोड़ते हैं तो आप अपने पूरे बॉक्स को उसके पड़ोसियों से दूर धकेल रहे होते हैं। तो अब चलिए मार्जिन और पैडिंग को एक्शन में देखते हैं। अगर हम यहाँ अपने हीरो सेक्शन को देखें तो हमारे हेडर टेक्स्ट, सबटाइटल टेक्स्ट और बटन के बीच कुछ असंगत स्पेसिंग है। हेडर टेक्स्ट और सबटाइटल टेक्स्ट के बीच की जगह सबटाइटल और बटन के बीच की जगह से ज्यादा है।
तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इन नीचे के दो एलिमेंट्स के बीच थोड़ी और जगह बना सकते हैं। अपने स्पेसिंग सेटिंग्स को चेक और एडिट करने के लिए सबसे पहले उस एलिमेंट पर क्लिक करें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं। फिर एडवांस्ड टैब पर जाइए। यहाँ हमें मार्जिन या पैडिंग के लिए कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, तो चलिए अपने बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई वैल्यू है या नहीं। फिर से इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है और इससे मुझे पता चलता है कि ये सिर्फ डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। तो चूंकि हमारा बटन हाईलाइटेड है, चलिए इसके और इसके ऊपर वाले एलिमेंट के बीच थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ऐसा करने के लिए हमें अपने मार्जिन को अपडेट करना है, यानी एलिमेंट के चारों ओर की जगह है, खासकर टॉप मार्जिन, जिसे हम टॉप मार्जिन फील्ड में जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। चलो इसमें 10 पिक्सल जोड़ते हैं और आप देख सकते हैं कि अब हमारे बटन के चारों ओर थोड़ी सी जगह बन गई है और ये वाकई में काफी अच्छा लग रहा है। चलो इसे 15 पिक्सल तक भी बढ़ाकर देखते हैं। अगर हम पेज पर कहीं और क्लिक करें ताकि कोई दूसरा एलिमेंट या कंटेनर हाईलाइट हो जाए, तो हम अपने मार्जिन को और अच्छे से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इन दो एलिमेंट्स के बीच अभी भी थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है बनिस्बत इन दो के बीच। तो चलिए अपने बटन को 20 पिक्सल का मार्जिन देते हैं और अब ये ज्यादा संतुलित लग रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर हम बटन पर होवर करें तो उसके चारों ओर एक अच्छी सी जगह बन गई है एलिमेंट के हर तरफ। अब हमें जरूरी नहीं कि बाईं, दाईं और नीचे की तरफ और ज्यादा जगह चाहिए, तो हम इस चेन पर क्लिक करके इन वैल्यूज को अनलिंक कर सकते हैं और दाईं, नीचे और बाईं ओर का मान 0 कर सकते हैं। हमें केवल ऊपर की तरफ मार्जिन चाहिए। अब मान लीजिए कि हमें यह पसंद नहीं आ रहा कि नीचे वाली इमेज इस हीरो सेक्शन के ऊपर आ रही है। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि यह ओवरलैप क्यों हो रहा है। अगर हम इमेज पर क्लिक करें, खासकर इस एडिट कंटेनर पर, और स्टाइल्स और एडवांस्ड में जाएं, तो हमें यह इमेज कहीं नहीं मिल रही है। असल में दिलचस्प बात यह है कि जब मैं इस एडिट कंटेनर पर क्लिक करता हूं और पैडिंग को एडजस्ट करना शुरू करता हूं, मान लीजिए 50 पिक्सल तक, तो हम एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये छोटी एस्प्रेसो इमेज है जिसे हमने पहले जोड़ा था। ये वही नहीं है जो हम चाहते हैं। तो अगर आप इधर उधर क्लिक करने के बाद भी ये नहीं ढूंढ पा रहे कि ये इमेज कहाँ है, यही वह जगह है जहां स्ट्रक्चर पैनल बहुत काम आता है। तो चलिए इसे कमांड आई से खोलते हैं। यह स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की बैकग्राउंड इमेज है। हमें बस यह पता लगाना है कि किस कंटेनर को बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारे पास यहां यह कंटेनर है जो हमारा हीरो है और इसमें कुछ चीजें शामिल हैं, और फिर हमारे पास ये अगला कंटेनर है जो हमारा पूरा बड़ा सेक्शन है। और अगर हम स्टाइल टैब चेक करें तो हम देख सकते हैं कि यह इमेज वाकई बहुत चालाकी से बनाई गई है। यह बाईं ओर से ट्रांसपेरेंट है और दाईं ओर इमेज कंटेंट है। फिर अगर हम एडवांस टैब पर क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे कंटेनर में वास्तव में 115 पिक्सल की नेगेटिव मार्जिन है। तो इस टेम्पलेट के डिजाइनर्स ने जो किया वो बहुत ही समझदारी भरा था। उन्होंने इस कंटेनर को पिछले वाले के साथ ओवरलैप कराने के लिए नेगेटिव मार्जिन का इस्तेमाल किया, लेकिन मान लीजिए हमें यह ओवरलैप पसंद नहीं है। तो ओवरलैप को रोकने के लिए हम बस अपनी टॉप मार्जिन को फिर से 0 कर सकते हैं और अब हमारा हीरो सेक्शन सुंदर तरीके से अलग हो गया है। यह तब अच्छा लगेगा जब कोई वेबसाइट पर पहली बार आएगा और यही सबसे पहले दिखेगा। लेकिन अब जब हमने एक 115 पिक्सल की मार्जिन हटा दी है तो इससे बाकी सारा कंटेंट पेज पर नीचे खिसक गया है और अब अबाउट टेक्स्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। तो चलिए इस कंटेनर को यहां एडिट करते हैं और आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ 250 पिक्सल की पैडिंग है। आइए इसे लगभग आधा कर देते हैं, 125 पिक्सल। और आप देख सकते हैं कि कंटेनर के अंदर जो पैडिंग या स्पेस अबाउट कंटेंट को नीचे धकेल रही थी वह कम हो गई है, जिससे यह कंटेंट कंटेनर में थोड़ा ऊपर आ सकता है। आप इसे डेमो के लिए पूरी तरह से 0 तक भी ले जा सकते हैं और आप देखेंगे कि अबाउट बिल्कुल ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर हम स्पेस जोड़ते हैं तो यह कंटेंट को कंटेनर के अंदर की ओर धकेलता है। दाईं ओर भी पैडिंग है जो कंटेंट को पूरी तरह दाईं ओर जहां इमेज है वहां जाने से रोक रही है। अगर हम इसे 0 कर दें तो आप देखेंगे कि यह टेक्स्ट को फैलने की अनुमति देता है, लेकिन मुझे वास्तव में यह स्पेसिंग जैसी है वैसी ही पसंद है। अब आइए मल्टी कॉलम लेआउट्स के बारे में बात करते हैं। यह सेक्शन जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं मल्टी कॉलम लेआउट का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम स्ट्रक्चर पैनल खोलने के लिए क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि जिस कंटेनर पर हम काम कर रहे हैं उसके अंदर 2 कंटेनर हैं, ये बायां वाला और ये दायां वाला। आइए पेज के नीचे चलते हैं और अपना खुद का मल्टी कॉलम लेआउट बनाते हैं। ऐसा करने के लिए आपको प्लस बटन पर क्लिक करना होगा और फिर या तो फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड चुनना होगा। आइए फ्लेक्स बॉक्स के साथ चलते हैं और फिर आप यहां अलग अलग कॉलम लेआउट्स में से चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 कॉलम वाला लेआउट जैसा कि हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं,
इसमें समान अंतराल है। यहाँ 1-2 कॉलम वाला लेआउट है जिसमें बाईं ओर छोटा कॉलम है और दाईं ओर बड़ा कॉलम है, या फिर यहाँ 4 कॉलम वाला लेआउट है। आप कई तरह के अलग अलग लेआउट्स चुन सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए चलिए 4 कॉलम वाला लेआउट चुनते हैं। अब अगर हम Command+I दबाएं ताकि स्ट्रक्चर पैनल खुल जाए और इस पेज पर बनाए गए अंतिम कंटेनर को देखें, तो हम देख सकते हैं कि इसमें अपने आप हमारे लिए 4 कंटेनर बना दिए गए हैं और इन सभी कंटेनरों के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मूल रूप से कॉलम बनाने के लिए कंटेनरों के अंदर और कंटेनर बनाए जाते हैं और फिर आप चाहें तो उन्हें बराबर दूरी और बराबर आकार में रख सकते हैं या फिर अलग अलग आकार भी दे सकते हैं। मैं आगे बढ़कर इस कंटेनर को डिलीट कर देता हूं। अब यहां एक प्रो टिप है। हर बार लेआउट को शुरू से बनाने की बजाय आप पहले से डिजाइन किए गए टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं या अपने खुद के लेआउट्स को टेम्पलेट्स के रूप में डिजाइन करके बाद में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस पेज के नीचे के लिए एक सेक्शन टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए स्टार्टर टेम्पलेट्स के लिए एस आइकन पर क्लिक करें और यहां आप देख सकते हैं कि ऊपर पेज टेम्पलेट टैब चुना हुआ है, लेकिन अगर आप ब्लॉक्स पर क्लिक करें तो आप अलग अलग सेक्शनों के लिए दर्जनों टेम्पलेट्स पा सकते हैं। आप ऊपर बाएं कोने में ऑल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके उन्हें फिल्टर कर सकते हैं और फिर किसी श्रेणी पर क्लिक करके उसे और सीमित कर सकते हैं। एक बार जब आपने फिल्टर कर लिया और आपको कोई पसंद आ जाए तो आप उसे बड़ा देखने के लिए प्लस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको वह ब्लॉक पसंद है तो आप ऊपर इंपोर्ट ब्लॉक बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एलिमेंटर अपने आप आपकी साइट की स्टाइल को इस नए ब्लॉक पर लागू कर देगा। अब मान लीजिए कि हमें अपने पेज के किसी सेक्शन का लुक बहुत पसंद है और हम उसे बाद में फिर से इस्तेमाल करना चाहेंगे। हम इसे बहुत आसानी से एक टेम्पलेट के रूप में सेव करके कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए इस 5 इमेज वाली गैलरी को एक टेम्पलेट के रूप में सेव करते हैं। इसे करने का सबसे आसान तरीका है कि स्ट्रक्चर पैनल खोलें, उस कंटेनर को चुनें जिसे आप टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हैं, उस पर राइट क्लिक करें और फिर सेव एज ए टेम्पलेट पर क्लिक करें। आपसे अपने टेम्पलेट को एक नाम देने के लिए कहा जाएगा। इसे कोई वर्णनात्मक नाम दें, मेरे मामले में 5 इमेज गैलरी। फिर हम सेव पर क्लिक करेंगे और आपको सीधे एक नए टेम्पलेट्स टैब पर ले जाया जाएगा। यहां हमारा टेम्पलेट हमारे नाम 5 इमेज गैलरी निर्माण तिथि प्रकार के साथ है और हम प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं कि यह कैसा दिखता है। यह रहा। आइए इस टैब और इस पॉपअप को बंद कर दें और फिर नया सेक्शन जोड़ने के लिए प्लस पर क्लिक करें। अगर आप फोल्डर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप एलिमेंटर लाइब्रेरी खोलेंगे और टेम्पलेट्स टैब के अंतर्गत आप अपना नया टेम्पलेट देख सकते हैं और आप इंसर्ट एंड अप्लाई पर क्लिक करके इसे पेज में जोड़ सकते हैं। देखिए, अब हम न केवल इसे इस पेज में जोड़ सकते हैं बल्कि यही टेम्पलेट अन्य पेजों में भी जोड़ सकते हैं। हालांकि हमें इस पेज पर इनमें से 2 की जरूरत नहीं है, तो मैं आगे बढ़कर उस नए कंटेनर को डिलीट कर दूंगा, साथ ही नीचे दिए गए सैंपल सेक्शन को भी। जब भी आप किसी पेज पर एडिटिंग पूरी कर लें तो आप ऊपर दाईं ओर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके सेव ऑप्शंस खोल सकते हैं और सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अभी इसे सभी के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आप इस पेज की प्रगति को सेव करना चाहते हैं, या अगर आप इस पेज को अपनी लाइव साइट पर साझा करने के लिए तैयार हैं, तो आप पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखने के लिए कि ये पेज आपकी लाइव साइट पर कैसा दिखता है, आप आई एंक आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और हो गया। बिल्कुल सही। अब हर पेज पर हर एलिमेंट को अलग अलग स्टाइल देने के बजाय मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ग्लोबल स्टाइल्स सेट करें जो आपकी पूरी वेबसाइट पर लागू होंगी। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपकी साइट मोबाइल डिवाइसेस पर शानदार दिखे। ग्लोबल स्टाइल्स बेहद शक्तिशाली हैं क्योंकि ये आपको फॉन्ट्स और रंग एक बार सेट करने की सुविधा देते हैं। ये अपने आप आपकी पूरी वेबसाइट पर लागू हो जाएंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ फोन और टैबलेट्स पर बिल्कुल सही दिखे। ग्लोबल पैरामीटर्स सेट करने के लिए हमें वर्डप्रेस कस्टमाइजर में जाना होगा। इसके लिए मुख्य वर्डप्रेस प्रीव्यू पेज पर ऊपर टूलबार में कस्टमाइज पर क्लिक करें। जैसे ही आप कस्टमाइजर में पहुंचे, बाईं ओर मेनू में ग्लोबल पर क्लिक करें और फिर यहां टाइपोग्राफी, रंग, कंटेनर और बटन के लिए सब मेनू दिखाई देंगे। यहां किए गए किसी भी बदलाव से आपकी पूरी साइट अपडेट हो जाएगी, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। हमारे पेज पर H1 पहले से ही काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर हम अपनी पूरी साइट पर H2 हेडर का लुक बदलना चाहें तो क्या करें? इसके लिए हम टाइपोग्राफी में जा सकते हैं और फिर टाइपोग्राफी विंडो में हमें कई सेटिंग्स दिखाई देंगी। हम पूरी साइट की टाइपोग्राफी को उदाहरण के लिए फॉन्ट फैमिली अपडेट करके बदल सकते हैं।
हालांकि मुझे ये इतना पसंद नहीं है, इसलिए हम इसे पहले जैसा करने के लिए एरो पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख सकते हैं कि बॉडी टेक्स्ट के लिए बेस फॉन्ट कौन सा है, जैसे कि इस सेक्शन में ये काला टेक्स्ट, और हेडिंग्स का फॉन्ट कौन सा है। ये ऊपर के बड़े फॉन्ट्स हैं। हम हेडिंग्स के लिए यसावो, एक और बॉडी के लिए मॉन्सेराट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेडिंग्स के लिए आप और भी गहराई में जाकर अलग अलग हेडिंग लेवल्स के लिए विशेष सेटिंग्स कर सकते हैं। उदाहरण के लिए H1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर हम अपनी वेबसाइट पर सभी H2 की स्टाइल बदलना चाहते हैं तो हम H2 ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट वेट के नीचे इनहेरिट लिखा है। अब इनहेरिट कोई फॉन्ट नहीं है। जब आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरा मतलब समझ में आ जाएगा। इनहेरिट सबसे ऊपर, बाकी सभी फॉन्ट्स के ऊपर दिखाई देता है। आप चाहें तो मैन्युअली कोई फॉन्ट चुन सकते हैं या फिर अपने मुख्य बेस हेडिंग फॉन्ट से फॉन्ट सेटिंग्स को इनहेरिट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही हमारे पास अभी है जब हम इनहेरिट कर रहे हैं। मान लीजिए हम इसे कुछ और, जैसे एरियल में बदलना चाहते हैं। आप H2 का साइज भी अपडेट कर सकते हैं। अब मुझे ये फॉन्ट साइज बदलाव ज्यादा पसंद नहीं आया, तो चलिए इसे वापस पहले जैसा कर देते हैं और चलिए अपना फॉन्ट फिर से इनहेरिट पर सेट कर देते हैं। अब अगर आपके साथ ये समस्या आ रही है कि आपने फॉन्ट को इनहेरिट पर सेट किया लेकिन वह असल में आपके पहले वाले बेस फॉन्ट पर वापस नहीं गया, तो ये एक आम गड़बड़ी है। आप इस समस्या को बस अपने पेज को रिफ्रेश करके हल कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है हमारा फॉन्ट फिर से पहले जैसा ही दिखने लगता है। ऊपर बाईं ओर एक नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा है कि एक और हालिया ऑटो सेव मौजूद है, लेकिन हम इसे बंद कर सकते हैं क्योंकि यही हमारा मनचाहा परिणाम था। हमने अभी टाइपोग्राफी को अपडेट किया है, लेकिन आप वेबसाइट में रंग, कंटेनर और बटन स्टाइल्स भी अपडेट कर सकते हैं। मुझे ये लुक काफी पसंद आ रहा है। अब तक हमने अपने सारे एडिट्स डेस्कटॉप व्यू में किए हैं, लेकिन आधे से ज्यादा वेब ट्रैफिक मोबाइल डिवाइसेस से आता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि हमारी वेबसाइट छोटे स्क्रीन पर भी अच्छी दिखे। मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसे करना है। कस्टमाइजर से बाहर निकलने के लिए ऊपर बाईं ओर X पर क्लिक करें, फिर एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करके एलिमेंटर पेज एडिटर में वापस जाएं। जब हम एडिटर में वापस आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। वहां 3 आइकन हैं, एक डेस्कटॉप के लिए, एक टैबलेट के लिए और एक मोबाइल के लिए। आप देखेंगे कि साइट का व्यू पोर्ट सिकुड़कर एक सामान्य मोबाइल आकार में आ जाएगा और तुरंत ही हमें कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं। यहाँ हेडर लाइन का रैपिंग थोड़ा अटपटा लग रहा है और हमारे हीरो सेक्शन के नीचे बटन के नीचे पर्याप्त जगह नहीं है। आइए इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले हेडर फॉन्ट पे क्लिक करें और फिर स्टाइल टैब में जाएं। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट के बगल में एक फोन आइकन है। मुझे नहीं लगता कि जब हमारे हीरो सेक्शन में बाकी सब कुछ सेंटर अलाइन है तो हमारे हेडर टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन रखना कोई खास मायने रखता है, इसलिए आइए इस हेडर को सेंटर अलाइन कर देते हैं। अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन लाइन रैपिंग अभी भी अजीब है। तो आइए टाइपोग्राफी के बगल में पेंसिल आइकन पर क्लिक करें और फिर साइज सेटिंग के बगल में आप यहां देख सकते हैं कि एक मोबाइल आइकन भी है। जब भी आप इन सेटिंग्स के साथ मोबाइल आइकन देखें, इसका मतलब है कि आप केवल मोबाइल व्यू के लिए बदलाव कर रहे हैं, बाकी व्यूज के लिए नहीं। तो आइए इस हेडर टेक्स्ट को तब तक छोटा करें जब तक लाइन अच्छे से रैप ना हो जाए, ठीक वहीं। और अगर हम वापस डेस्कटॉप व्यू पर टॉगल करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पिछले डिजाइन पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये डेस्कटॉप पर भी अच्छा दिखता है और मोबाइल पर भी अच्छा दिखता है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप ये टैबलेट व्यू के लिए भी करें। अब आइए अपने हीरो सेक्शन के नीचे की स्पेसिंग की समस्या को ठीक करें। इसे करने के लिए हमें यहां अपने कंटेनर की पैडिंग को अपडेट करना होगा। मैं चाहता हूं कि जब कोई इस पेज पर आए तो ये हीरो इमेज पूरी स्क्रीन को भर दे और यहां हमारे पास ये सफेद अबाउट सेक्शन ना हो और इस बटन के नीचे काफी जगह हो। इसे करने के लिए हम इस कंटेनर पर क्लिक करेंगे, एडवांस टैब पे स्विच करेंगे और फिर पैडिंग के लिए हम वैल्यूज को अनलिंक कर देंगे। फिर हम बॉटम पैडिंग में थोड़ी सी जगह जोड़ेंगे। आइए शुरुआत में 100 पिक्सल जोड़ते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा हीरो सेक्शन नीचे की ओर, अंदर से बाहर की ओर बढ़ गया है, लेकिन स्क्रीन के बिल्कुल नीचे तक पहुंचने के लिए अभी भी पर्याप्त जगह नहीं है। तो चलिए इसे 125 कर देते हैं। फिर भी अभी भी पर्याप्त नहीं है और 150 लगभग हो गया, 160 तक बस हो गया। अब हमारा हीरो सेक्शन मोबाइल पर पूरी फ्रेम को भर रहा है। ये अब काफी बेहतर दिख रहा है। और फिर से अगर आप डेस्कटॉप पर टॉगल करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारे ओरिजिनल डिजाइन पर कोई असर नहीं पड़ डीडीचा है। टैबलेट व्यू भी शानदार दिख रहा है। जब आप बदलाव कर लें और इसे लाइव करना चाहें तो ऊपर दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करें ताकि आपकी वेबसाइट के विजिटर पेज देख सकें।
बहुत बढ़िया, आपकी वेबसाइट अच्छी दिख रही है और सभी डिवाइस पर काम कर रही है। अब चलिए नेविगेशन और ब्रांडिंग एलिमेंट्स सेट करते हैं जो हर पेज पर दिखेंगे। आपका हेडर, फुटर और मेनू। आपका हेडर और फुटर आपकी साइट के हर पेज पर दिखाई देते हैं, इसलिए ये नेविगेशन और ब्रांडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इन्हें कस्टमाइज करते हैं, लेकिन इससे पहले चलिए अपनी वेबसाइट में एक नया पेज जोड़ते हैं। नए पेज जोड़ना बहुत आसान है। अपनी साइट में नया पेज जोड़ने के दो तरीके हैं, एक एलिमेंटर एडिटर का उपयोग करके और दूसरा वर्डप्रेस एडमिन पैनल के माध्यम से। एलिमेंटर के साथ पेज जोड़ने के लिए ऊपर बीच में पेज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर ऐड न्यू पेज पर क्लिक करें। नया पेज तैयार है। नाम बदलने के लिए ऊपर बाएं पेज सेटिंग्स पर जाएं, गियर आइकन वाले बटन को चुनें, फिर जनरल सेटिंग्स में जाकर टाइटल बदलें। आइए इसे प्रोडक्ट्स नाम देते हैं। अब पेज जोड़ने का एक और तरीका भी है, लेकिन उससे पहले चलिए इसे जल्दी से सेव कर लेते हैं। ऊपर दाईं ओर जाएं, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करें। अब पेज बनाने और प्रबंधित करने का दूसरा तरीका सीधे वर्डप्रेस एडमिन पैनल के भीतर है। वर्डप्रेस एडमिन पैनल पर वापस जाने के लिए ऊपर बाईं ओर एलिमेंटर आइकन पर क्लिक करें, फिर एग्जिट टू वर्डप्रेस पर क्लिक करें। फिर ऊपर बाईं ओर वर्डप्रेस आइकन पर क्लिक करें। यहां वर्डप्रेस एडमिन पैनल में बाईं ओर आप देख सकते हैं कि पेजेस नेवी आइटम चुना हुआ है। यह वह दृश्य है जहां आप अपने सभी मौजूदा वर्डप्रेस पेजों का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे ही हम उन पर होवर करते हैं, हम विभिन्न कार्यों के लिए बटन देख सकते हैं, जैसे एडिट, क्विक एडिट, पेज को ट्रैश करना, उसे देखना या एलिमेंटर के साथ एडिट करना। इनमें से कुछ पेजों में एडिट विद एलिमेंटर विकल्प सक्षम है और कुछ में नहीं है। जिन पेजों में एडिट विद एलिमेंटर है, वे एलिमेंटर द्वारा बनाए गए हैं और इन्हें उसी से प्रबंधित किया जा सकता है। बाकी पेजों के लिए आपको वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर का उपयोग करना होगा, इसलिए फिलहाल हम उनके साथ काम करना छोड़ रहे हैं। नई पेज जोड़ने के लिए ऊपर ऐड पेज पर क्लिक करें और बस इसी तरह हमारे पास एक नया पेज है। हम इसे एक शीर्षक दे सकते हैं, ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं और यहां तक कि इसी व्यू से इसे प्रकाशित भी कर सकते हैं। अगर आप इसे एलिमेंटर के साथ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट विद एलिमेंटर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आइए वापस वर्डप्रेस पेजों पर चलते हैं। जिस पेज को आपने बनाया है उसे डिलीट करने के लिए उसके नाम के नीचे दिए गए ट्रैश लिंक पर क्लिक करें और बस इसी तरह पेज डिलीट हो गया। अब आइए अपने प्रोडक्ट्स पेज पर लौटें और उसे एडिट करें। ऐसा लगता है कि इस टेम्पलेट के साथ पहले से ही एक प्रोडक्ट्स पेज आया था, लेकिन ये वही है जो हमने अभी बनाया है और आप ये पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें एलिमेंटर टैग लगा हुआ है। तो हम एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करके सीधे इसे एडिट करने के लिए वापस जा सकते हैं। आप यहां प्लस बटन पर क्लिक करके कंटेनर और एलिमेंट्स एक एक करके जोड़कर पेज को शुरू से बना सकते हैं, या फिर एस आइकन पर क्लिक करके स्टार्टर टेम्पलेट्स खोलकर पूरे पेज के लिए डिजाइन को जल्दी शुरू कर सकते हैं। जब हमने एक ब्लॉक टेम्पलेट इंपोर्ट किया था तब आपने ये स्क्रीन देखी थी, लेकिन आप पूरे पेज के लिए भी टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी अलग अलग डिजाइन स्कीम्स और कई तरह की स्टाइल्स उपलब्ध हैं। जब आप यह तय कर रहे हो कि कौन सा टेम्पलेट इंपोर्ट करना है तो मुख्य रूप से स्टाइल नहीं बल्कि कंटेंट और लेआउट को देखना चाहिए। स्टाइल अपने आप आपकी साइट के लिए सेट किए गए ग्लोबल सेटिंग्स के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। तो बस ऐसा टेम्पलेट ढूंढें जिसमें वे एलिमेंट्स हों जिनकी आपको जरूरत है। उदाहरण के लिए चलिए इस प्लैनेट अर्थ टेम्पलेट को देखते हैं। और फिर प्रोडक्ट्स पेज के लिए एक सर्विसेज पेज भी काफी अच्छा काम कर सकता है। हम पेज टेम्पलेट को खोल सकते हैं, उसे देख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं और अगर यह अच्छा लगे तो इंपोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक कर सकते हैं। फिर बस इतना करते ही हमारा नया पेज तैयार हो जाता है और हम पेज की सामग्री को ठीक वैसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। आप देख सकते हैं कि ऊपर बाईं ओर पेज का नाम यहां दिखाई देता है, प्रोडक्ट्स। हमें इसकी वास्तव में जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही टेम्पलेट से लिया गया एक हेडर सेक्शन है जिसे हम अपने पेज के नाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे हटाएं? इसके लिए हमें वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन पहले चलिए अपने पेज को ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लेते हैं। ऊपर बाईं ओर जाएं, सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करें। अब चलिए वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर में चलते हैं और उस पेज टाइटल को हटा देते हैं। ऊपर बाईं ओर एलिमेंटर आइकन पर क्लिक करें, फिर एग्जिट टू वर्डप्रेस पर क्लिक करें। और यहाँ वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर में आप कोई भी एलिमेंटर एलिमेंट्स नहीं देख सकते क्योंकि वे केवल एलिमेंटर एडिटिंग एनवायरनमेंट में ही काम करते हैं। लेकिन हम वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर के एलिमेंट्स देख सकते हैं और पेज पर सबसे पहला एलिमेंट टाइटल है। तो अगर हम उस पर क्लिक करें और फिर ऑंक आइकन पर क्लिक करें तो यह टाइटल को छुपा देता है। ऊपर दाईं ओर जाएं और सेव पर क्लिक करें।
और फिर हम एडिट विद एलिमेंटर बटन पर क्लिक करके एलिमेंटर में वापस जा सकते हैं। अब हमारा डिजाइन पहले से कहीं बेहतर दिख रहा है। मैं इस पेज को जल्दी से कस्टमाइज करूंगा उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते हुए जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, और अब मैं इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा दूंगा क्योंकि हम पहले ही सब कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ समय में आगे बढ़ गए हैं और मैंने इस पेज को कस्टमाइज कर लिया है। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ इमेजेस और कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर दिए हैं और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन अब आप एक चीज देखेंगे, ये ऊपर नेविगेशन मेनू में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इसे कैसे ठीक करें? इसके लिए हमें वापस वर्डप्रेस कस्टमाइजर में जाना होगा, लेकिन पहले चलिए किसी भी बदलाव को सेव और पब्लिश कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब कस्टमाइजर में वापस जाने का एक त्वरित शॉर्टकट है कि आप टॉप टूलबार में प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करें। यह हमें लाइव साइट पर पेज के प्रीव्यू पर ले जाता है और फिर यहां से हम टॉप टूलबार में कस्टमाइज पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आगे बढ़कर इस दूसरे टैब को भी बंद कर देता हूं। अब आपको यह पेज पहचान में आना चाहिए। हम पहले भी यहां थे जब हमने ग्लोबल सेटिंग्स अपडेट की थी। अब चलिए मेनू को अपडेट करते हैं। बाईं ओर पेज पर नीचे जाएं और मेन्यूज पर क्लिक करें, फिर मेन्यू पर क्लिक करें। यहां से आप आइटम जोड़ने के लिए क्लिक कर सकते हैं और हम प्लस पे क्लिक करके वह प्रोडक्ट्स पेज जोड़ने जा रहे हैं जो हमने बनाया था। और अगर हम ऐड आइटम्स के बगल में एक्स पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स पेज हमारे नेविगेशन मेनू में जोड़ दिया गया है। आप नेविगेशन मेनू को आसानी से फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं। बस बाईं ओर पेज को क्लिक और ड्रैग करके अलग अलग स्थानों पर ले जाएं। या मान लीजिए आप कोई पेज हटाना चाहते हैं तो आप पेज के बगल में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर रिमूव पर क्लिक करें। जब आप बदलाव करना पूरा कर लें तो ऊपर पब्लिश पर क्लिक करें। अब जिस सेक्शन में आपका मेनू है उसे हेडर कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे हेडर के बीच में पहले एक लोगो दिखाई देता था और दाईं ओर एक बटन दिखाई देता था। और वास्तव में आप देख सकते हैं, अगर मैं उस पर होवर करता हूं तो बटन की होवर स्टेट में काला टेक्स्ट होता है जिससे आप ऑन ऑर्डर ऑनलाइन बटन को देख सकते हैं। हम इस हेडर सेक्शन को अपनी साइट पर अच्छा दिखाने के लिए एडिट करना चाहते हैं, तो चलिए हेडर को एडिट करते हैं। फिर नेविगेशन से हेडर चुनें। यहां हमें एक इंटरफेस मिलता है जो हमें हेडर को एडिट करने की अनुमति देता है। आप देख सकते हैं कि बाईं ओर प्राइमरी मेनू है, बीच में साइट का टाइटल और लोगो है और दाईं ओर एक बटन है। आइए इस हेडर को फिर से व्यवस्थित करें। हमें वास्तव में इस बटन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मेनू में वह सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। तो हम इसे हटाने के लिए एक्स पर क्लिक करेंगे। फिर हम प्राइमरी मेनू को हेडर के दाईं ओर खींचेंगे और साइट का टाइटल और लोगो बाईं ओर जोड़ेंगे। अब चलिए अपनी साइट का लोगो अपडेट करते हैं। इसके लिए साइट टाइटल और लोगो पर क्लिक करें, फिर चेंज लोगो पर क्लिक करें। मैं अपने कंप्यूटर से एक लोगो अपलोड करूंगा। यह ना भूलें कि टाइटल और ऑल्ट टेक्स्ट सेट किया गया है और फिर सिलेक्ट पर क्लिक करें। आपको अपनी इमेज को क्रॉप करने के लिए कहा जा सकता है। मेरे मामले में मैंने पहले ही इमेज को अपनी पसंद के अनुसार क्रॉप कर लिया है, तो मैं स्किप पर क्लिक करूंगा। और अगर आपके लिए लोगो तुरंत नहीं दिखता है तो यहां बाईं ओर देखें। हो सकता है आपने ये छोटा सा टॉगल ऑन किया हो जिसमें लिखा है रेटिना डिवाइसेस के लिए अलग लोगो। अगर हम इसे अनटॉगल कर दें तो लोगो दिखाई देने लगेगा। तो आप अलग अलग लोगो सेट कर सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके दर्शक के डिवाइस की स्क्रीन किस प्रकार की है। अब ये लोगो हेडर में बहुत बड़ा है तो चलिए इसे थोड़ा छोटा करते हैं। इसके लिए हम इस लोगो को स्लाइडर से पकड़ सकते हैं और बाईं ओर खींच सकते हैं जब तक कि यह हमारे डिजाइन के अनुसार उचित आकार में ना आ जाए। कुछ ऐसा दिखता है जो अच्छा लग रहा है। आप साइट टाइटल की विजिबिलिटी भी सेट कर सकते हैं। हमारा साइट टाइटल फिलहाल कॉफी हाउस है जिसे हम अपडेट करना चाहते हैं। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप यह विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि साइट का टाइटल हेडर में दिखाई दे, डेस्कटॉप, टैबलेट और या मोबाइल पर। अभी हम इसे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि यह सफेद टेक्स्ट है और यह ठीक है क्योंकि मेरे पास पहले से ही लोगो है, तो हम इसे हटा देंगे। यह हेडर अब बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन फुटर का क्या? फुटर वह होता है जो हर पेज के नीचे दिखाई देता है। हमारी साइट पर फुटर कुछ ऐसा दिखता है। फुटर को एडिट करने की प्रक्रिया भी लगभग वैसी ही है। कस्टमाइजर मेनू में वापस जाएं और फुटर को चुनें। यहां हमें एक समान इंटरफेस मिलता है जो हमें फुटर को एडिट करने की अनुमति देता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस लोगो इमेज को बदलते हैं। मैं पेंसिल आइकन पर क्लिक करूंगा, गॉट इट पर क्लिक करूंगा और फिर इमेज को बदलने के लिए क्लिक करेंगे और हम इसे अपने लोगो से बदल देंगे। आपके टेम्पलेट के अनुसार फुटर में लोगो हो सकता है या नहीं, और शायद आप इसे न चाहें। यह आपका डिजाइन है।
हेडर की तरह ही आप यहां भी विजेट्स को बदल सकते हैं और आप किसी भी चीज को उसके बगल में दिए गए पेंसिल आइकन पर क्लिक करके या नीचे इंटरफेस में उस आइटम पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। मेरे जैसे टेम्पलेट के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप अपने सोशल लिंक को अपनी असली सोशल प्रोफाइल से लिंक करें और अपनी संपर्क जानकारी को अपने व्यवसाय की असली संपर्क जानकारी से अपडेट करें। और जाहिर है अपने कुत्ते के साथ साइट को अपडेट करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करें। अब हेडर के साथ मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। आइए इस पेज के सबसे ऊपर वापस चलते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि इस हेडर की पृष्ठभूमि सफेद है? तो याद है हमारी होम पेज पर यह सफेद पृष्ठभूमि नहीं थी। हम होम पेज पर वापस जाने के लिए लोगो पर क्लिक कर सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूं। यहां हमारा हेडर है लेकिन यह ट्रांसपेरेंट है। इस पेज पे कोई सफेद पृष्ठभूमि नहीं है। तो हम अपनी प्रोडक्ट्स पेज को अपनी होम पेज जैसा कैसे बना सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। कस्टमाइजर से बाहर निकलने के लिए ऊपर बाईं ओर एक्स पर क्लिक करें। फिर जब आप उस पेज पर हों जिसका हेडर अपडेट करना है तो एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें। जब एलिमेंटर लोड हो जाए तो ऊपर बाईं ओर पेज सेटिंग्स खोलें, फिर जनरल सेटिंग्स टैब के नीचे तक स्क्रॉल करें, एक्स्ट्रा सेटिंग्स को विस्तार से देखने के लिए क्लिक करें, उसके नीचे तक स्क्रॉल करें और आपको एडवांस्ड सेटिंग्स नाम का एक सेक्शन दिखाई देगा और उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट हेडर सेक्शन है। अभी ये डिसेबल्ड दिखा रहा है या आपके यहां शायद कोई विकल्प चेक भी नहीं दिख रहा होगा। इस पेज के लिए ट्रांसपेरेंट हेडर को सक्षम करने के लिए इनेबल्ड पर क्लिक करें। अब दुर्भाग्यवश ये तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक आप पेज को पब्लिश नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करते हैं। ये हरा बटन यहां है और फिर ऊपर दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करेंगे और फिर हम पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। और जब पेज फिर से लोड होगा तो आप देखेंगे कि हेडर पूरी तरह से गायब हो गया है। अगर आप मुझसे पूछें तो ये काफी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन असल में फाइनल पेज पर यह ऐसा नहीं दिखता। ऊपर दाईं ओर आंख के आइकन पर क्लिक करें लाइव पेज का प्रीव्यू देखने के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा हेडर हीरो सेक्शन पर बिना उस सफेद बैकग्राउंड के दिखाई दे रहा है। हमारे पास एक सुंदर साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट हेडर है। ठीक है, हम लगभग पूरा कर चुके हैं। आइए अब एक आखिरी कदम के साथ सब कुछ समेटते हैं जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा। लॉन्च करने से पहले चलिए एक कैशिंग प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी साइट तेजी से लोड हो सके। इसके लिए ऊपर बाईं ओर वर्डप्रेस आइकन पर क्लिक करें ताकि आप वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लौट सकें। फिर बाईं ओर नेविगेशन में प्लगइन्स आइटम पर क्लिक करें और हो सकता है कि आपको यहां कुछ नए प्लगइन्स दिखें जो हमारी साइट सेटअप करते समय जोड़े गए थे। कोई बात नहीं। क्या आपको वह लाइट स्पीड कैश प्लगइन याद है जिसे हमने पहले डीएक्टिवेट किया था? तो आगे बढ़ें और बस एक्टिवेट पर क्लिक करें। लाइट स्पीड कैश आपके पेजों को कैश करके आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को काफी हद तक बढ़ा देगा। यह यूजर एक्सपीरियंस और एसईओ दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बस इसे एक्टिवेट कर दें और आप तैयार हैं। ठीक है, पैनल 1 पर नजर डालें। यह सामान्य कैशिंग है। लाइट स्पीड को ऐसे सोचें जैसे आपकी वेबसाइट की एक तेज स्नैपशॉट लेकर विजिटर्स को दिखाना। यह तेज है और आपके सर्वर को भी राहत देता है। लेकिन पैनल 2 को देखें। अगर आप असली साइट में कोई बदलाव करते हैं तो कैश अभी भी उस पुराने स्नैपशॉट को ही रखता है। विजिटर्स को आपके बदलाव नहीं दिखेंगे और आपको भी नहीं, जिससे एडिटिंग के दौरान भ्रम हो सकता है। इसलिए जब भी एडिटिंग करें तो पैनल 3 में दिखाए गए लूप को फॉलो करें। सबसे पहले कैश को डिसेबल करें। इससे आप असली चीज पर काम कर रहे होंगे और बदलाव तुरंत देख सकते हैं। फिर अपने एडिट्स करें। अंत में कैशिंग को फिर से सक्षम करें ताकि आपके विजिटर्स के लिए एकदम नए तेज स्नैपशॉट्स बन सकें। ठीक है, आइए जल्दी से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या हासिल किया है। आपने होस्टिंग सेटअप की, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, एक प्रोफेशनल टेम्पलेट चुना, सीखा कि एलिमेंटर का इस्तेमाल करके हर एलिमेंट को कैसे कस्टमाइज करें, लेआउट्स बनाए, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज किया और अपनी नेविगेशन व ब्रांडिंग सेट की। याद रखें, अगर आपने अभी तक होस्टिंग के लिए साइन अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक का इस्तेमाल करें ताकि आपको अतिरिक्त 10% की छूट मिल सके। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब जाकर कुछ शानदार डिजाइन करें।